नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमेंद्र और आप देख रहे हैं हित स्टडी ग्रुप। आइए देखते हैं जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है और मेरी कोशिश है कि फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर में जो जनरल साइंस आती है उसके जो 5-6 टॉपिक है उसको मैं पहले कराऊं। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने पहला टॉपिक जो परमाणु और परमाणु की संरचना अणु से संबंधित करवा दिया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वो भी करवा दिया है। मैं आज कोशिश करूंगा कि ऊतक और नियंत्रण तथा समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवा दूं और कल हम कोशिश करेंगे कि एनवायरनमेंट का जो पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी का जो है वो करवा दें। तो आइए देखते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं ऊतक, टिश्यू। फर्स्ट ग्रेड का एक प्रमुख टॉपिक है। फर्स्ट ग्रेड के साथ में सीईटी में भी ये टॉपिक है और जितनी भी परीक्षाएं होती है जिसके अंदर जनरल साइंस आ रही है उन सभी में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज जो मैं ले रहा हूँ, एक तो टिश्यूज़ पढ़ाऊँगा, साथ में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्लास लूँगा। टिश्यू सबसे पहले अपन देखते हैं टिश्यू होते क्या है। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। कि सबसे पहले ये देखना है ऊतक क्या होते हैं, ठीक है। तो ऊतक जो होते हैं, जैसे हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती है तो सेल से होता है। हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। जब कोशिका आपस में मिल जाती हैं तो इसको बोलते हैं टिश्यू, और जब टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो बनते हैं अंग, और जब अंग आपस में मिल जाते हैं तो बनते हैं तंत्र, और तंत्र से ही हमारी पूरी बॉडी का संचालन जो है वो होता है। शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है कोशिका। जब ऐसी कोशिकाएं आपस में समूह में आ जाती हैं तो उस समूह को कहते हैं टिश्यू। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऊतक क्या होता है। तो ऊतक है ए ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह। लेकिन कोशिकाओं के समूह में क्या? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति एक साथ हुई हो या उत्पत्ति एक समान हो, और साथ में ही जो समान कार्य करते हो। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति एक साथ में हुई हो, जो एक समान कार्य करते हो, कोशिकाओं के उस समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब ऊतक पादपों के अंदर अलग ऊतक पाए जाते हैं और जंतुओं के अंदर अलग ऊतक पाए जाते हैं। तो हम पहले पादप ऊतक के बारे में पढ़ते हैं, फिर जंतु ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड का ये एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप 100% उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए देखते हैं पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। तो सबसे पहले ये देखते हैं पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। एक बार इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो पादप जो होते हैं उसमें मूल रूप से 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक तो होते हैं विभज्योतक ऊतक और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक। पादपों के अंदर जो जितने भी ऊतक होते हैं उनको कितने समूह में विभाजित किया गया है? 2 समूह में। एक तो विभज्योतक मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक ऊतक यानी कि ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यानी कोशिकाएं जो होती है वो विभाजित होकर वो कोशिकाएं विभाजित होकर आगे और कोशिकाएं बनाती है। तो जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है उन्हें विभज्योतक ऊतक कहते हैं, और जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है वो कोशिकाएं जो होती है स्थायी कोशिका होती है, इसलिए उससे जो निर्मित ऊतक होता है वो स्थायी ऊतक होता है। विभज्योतक जो ऊतक है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा होता है पार्श्वीय विभज्योतक, और तीसरे प्रकार का होता है अंतर्विष्ट विभज्योतक। तो पादपों के अंदर 2 प्रकार के ऊतक, विभज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक। ऐसे ऊतक जिसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है विभज्योतक, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक पुनः 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट विभज्योतक। स्थायी ऊतक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सरल स्थायी ऊतक और सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
सरल ऊतक मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इन ऊतकों का जो निर्माण है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। और जटिल स्थायी ऊतक जो है इनका प्रकार है ये एक से अधिक प्रकार की, टिश्यू में एक से अधिक कोशिकाएं होती है, लेकिन एक से अधिक प्रकार की कोशिका, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जटिल स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। जटिल स्थायी ऊतक पुनः दो प्रकार का होता है, जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। उसी प्रकार से सरल स्थायी ऊतक जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। इसको बोलते हैं पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और दूसरा होता है स्क्लेरोनकाइमा। मृदुतक, दृढ़ोतक, स्थूलकोणोतक, यानी कि तीन प्रकार का जो होता है। तो पादप ऊतक दो प्रकार का, विभज्योतक और स्थायी ऊतक दो प्रकार का, सरल और जटिल। सरल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोनकाइमा। जटिल ऊतक दो प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम। विभज्योतक ऊतक शीर्षस्थ, पार्श्वीय, अंतर्विष्ट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक एक ऊतक को क्रम से ले रहा हूँ। पहले शुरू करते हैं अपन विभज्योतक ऊतक। पहला जो ऊतक है अपना वो है विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक ऊतक किसे कहते हैं? तो ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभाजन की क्षमता जो होती है वो उपस्थित होती है। यानी कि विभाजन की क्षमता से तात्पर्य यह है कि एक कोशिका जो है वो विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं, वो कोशिका फिर से विभाजित होकर नई कोशिका। इस प्रकार से पुरानी कोशिकाओं से नवीन कोशिकाओं का जो निर्माण है वो होता हो रहता है। ये क्रम जो है वो चलता रहता है। अब विभज्योतक ऊतक कितने प्रकार का था? अभी मैंने बताया विभज्योतक ऊतक तीन प्रकार का होता है। पहला होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ यानी ये कोई शाखा या टहनी का एक हिस्सा है, किसी शाखा या टहनी का एक हिस्सा है और इस एक हिस्से के शीर्ष वाले भाग में, यानी ये जो शीर्ष वाला भाग है, इस शीर्ष वाले भाग में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कोशिकाओं का जो ऊतक है वो कहलाता है शीर्षस्थ विभज्योतक। किसी भी टहनी में, किसी भी शाखा में या तने के शीर्ष भाग पर जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसमें विभाजन की क्षमता मौजूद है उसको शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक कहते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक कहते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक कहाँ होता है बता दिया। ये क्या करता है? ये पादप की प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। प्राथमिक वृद्धि, प्राथमिक वृद्धि का मतलब क्या हो गया? लंबाई। तो प्रश्न ये आ सकता है कि पादप की लंबाई के लिए उत्तरदायी कौन सा ऊतक है? तो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक जो है वो पादप की लंबाई के लिए उत्तरदायी है। ये ऊतक से ही पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा जो ऊतक होता है वो है पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक। पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक का मतलब हो गया जो भी, जैसे ये कोई टहनी है तो इस टहनी के चारों तरफ, उसके चारों तरफ की जो दीवार है, इस दीवार के सहारे जिन कोशिकाओं के द्वारा इस दीवार का निर्माण हुआ है वो जो होता है वो पार्श्वीय यानी पार्श्व में पाया जाता है। जैसे ये कोई एक टहनी है तो इसके जो पार्श्व के अंदर जो कोशिकाएं होगी, ये जो कोशिकाएं होगी, ये जो कोशिकाएं होगी, ये कोशिकाएं क्या कहलाएगी? ये कोशिकाएं कहलाएगी पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक। कहाँ पाई जाती है? किसी भी टहनी के चारों तरफ जो पाई जाने वाली या किसी भी शाखा के चारों तरफ पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक कहलाता है। और ये क्या काम करता है? इसका मुख्य कार्य है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की घात 125 लिख सकते हैं। पादपों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? अगर ऊतक के बारे में पूछा जाए तो पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक जो है वो इसकी द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है।
द्वितीयक वृद्धि का मतलब हो गया पादप के तने की जो चौड़ाई जो होती है, वो चौड़ाई जो है वो द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। यानी मोटा होना, तना या शाखा जो मोटी होती है वो मोटी इस पार्श्वी ऊतक के कारण होती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, द्वितीयक वृद्धि जो होती है, द्वितीयक वृद्धि होने से तने की इस प्रकार से जो चौड़ाई है वो चौड़ाई जो होती है या किसी शाखा की बढ़ती रहती है। अच्छा, द्वितीयक वृद्धि इसलिए होती है कि यहाँ पे वार्षिक वलय का निर्माण होता है। ऋतु परिवर्तन के साथ ही प्रतिवर्ष 2 वलय जो होती है, एक शरद ऋतु में एक बसंत ऋतु में 2 प्रकार की वलय उसके संबंध ऊतकों के द्वारा बनती है। इन दोनों वार्षिक वलयों के कारण ही द्वितीयक वृद्धि जो होती है और उसके लिए ऊतक जो है वो पार्श्व विभज्योतक है। पादप, किसी भी पादप जो होता है, पादप की आयु का निर्धारण, कि कोई पेड़ या कोई पादप जो है वो कितना पुराना है, उसकी आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो इस आयु का निर्धारण भी ये वार्षिक वलयों को गिनकर किया जाता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की आयु का पता लगाया जाता है, उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। सेकेंड ग्रेड में 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। पादप की आयु का निर्धारण द्वितीयक वृद्धि से होता है। द्वितीयक वृद्धि किस कारण होती है? पार्श्व विभज्योतक। द्वितीयक वृद्धि से क्या होता है? पादप की चौड़ाई में वृद्धि होती है। तीसरे प्रकार का जो ऊतक है वो है अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक ऊतक। अंतर्विष्ट का मतलब क्या हो गया? शाखा के अंदर। जैसे ये ऊतक रह गया, अब पादप तो लंबा होता गया, ये कोशिकाएं अंदर रहेगी, बाहर की कोशिकाएं तो नहीं बनती गई। तो जिस प्रकार से पादप की लंबाई बढ़ती जाती है, पुरानी कोशिकाएं इस स्थान पर रह जाएगी, तो पादप के बीच में नोड व इंटरनोड का निर्माण कर लेगी। पर्व तथा पर्व संधियों का निर्माण हो जाता है और इन पर्व तथा पर्व संधियों के दोनों तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि इस शाखा के अंदर ये पर्व संधि है, ये नोड है, इस नोड की दोनों तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इसको कहते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक ऊतक। ये भी क्या करता है? ये भी लंबाई में बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पादप ऊतक में पहले प्रकार के जो ऊतक होते हैं, फर्स्ट प्रकार के जो ऊतक होते हैं वो विभज्योतक ऊतक फिर से 3 प्रकार के, शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं दूसरे प्रकार के जो पादप ऊतक होते हैं वो हैं स्थायी ऊतक। दूसरे प्रकार के जो पादप ऊतक होते हैं वो है स्थायी ऊतक। इनको कहा जाता है ये परमानेंट टिश्यू है। स्थायी ऊतक क्यों है? क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं जो है वो स्थायी हो चुकी हैं। अधिकांश कोशिकाएं इसमें तो मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। मृत कोशिका है तो कोशिका विभाजन होगा ही नहीं, कोशिका विभाजन नहीं होगा तो कोशिका में वृद्धि नहीं होगी। तो कोशिका स्थायी होती है, कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होती है, कोशिका विभाजन नहीं होता है और ये किसी भी प्रकार के वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, जो पादप का जो स्थायी भाग है उसके अंदर ये पाई जाती है। स्थायी ऊतक फिर से 2 प्रकार का बताया था मैंने। एक तो बताया था सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, ठीक है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, वो स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक 2 प्रकार का, सरल और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने, एक ही कोशिका नहीं है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी जो ऊतक होता है वो कहलाता है सरल स्थायी ऊतक। इसको फिर से मैंने 3 प्रकार बताए थे। पेरेनकाइमा, दूसरा था कोलेनकाइमा और तीसरे प्रकार का जो ऊतक है वो है स्क्लेरोनकाइमा। इसे मृदूतक कहते हैं। ये सामान्य ऐसी कोशिकाएं हैं जिसके मध्य में रिक्त स्थान भी पाया जाता है और ये पादप के तने में हरे वाला जो हरा तना होता है उसके अंदर, नई शाखाएं बनी है उसके अंदर और ख़ास करके पत्तियों के अंदर जो है ये पाई जाती हैं। इसमें वायुतक भी पाए जाते हैं। ठीक है,
ये इसमें हरित लवक भी पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण का भी कभी कभी कार्य करती है और ये सामान्य सी कोशिकाएं जो हर पादप में मिलती हैं। दूसरी होती है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की थोड़ी इस प्रकार की होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है और यहाँ पर ज़्यादातर कोशिकाएं जो होती है मृत कोशिकाएं होती है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होने का कारण है कि उसके चारों तरफ लिग्निन की जो परत, पेक्टिन और लिग्निन की परत जमा होती है। तीसरे प्रकार की कोशिका होती है स्क्लेरोनकाइमा। खास करके जो बास्ट रेशे जो होते हैं उनका निर्माण जो होता है वो स्क्लेरोनकाइमा से होता है। नारियल की मजबूती का जो कारण है, नारियल की जो मजबूती का जो कारण है वो भी स्क्लेरोनकाइमा है। जैसे कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो नाशपाती खाते हैं उस समय जो करड़ करड़ की आवाज़ आती है वो किस कारण से आती है, तो दृढ़ ऊतक के कारण वो आवाज़ भी आती है। ठीक है, तो ये था पहले प्रकार का सरल स्थायी ऊतक। अच्छा, ये क्या करता है, ये दोनों पादप को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और क्या बनाते हैं, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करते हैं, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। ठीक है, और पादप की एक प्रकार की सुरक्षा करते हैं, उसको मजबूती जो होती है वो प्रदान करते हैं, ये दोनों ही ऊतक। तो ये था स्थायी ऊतक का पहला भाग, सरल स्थायी ऊतक। दूसरे प्रकार का जो ऊतक है वो है जटिल स्थायी ऊतक। दूसरे प्रकार का जो ऊतक है वो है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक में मैंने बताया था, जटिल स्थायी ऊतक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक जाइलम और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। एक जाइलम और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। और जाइलम तथा फ्लोएम दोनों को मिलाकर संवहन ऊतक कहा जाता है। संवहन ऊतक, तो पादपों में संवहन ऊतक किसे कहते हैं, तो जटिल स्थायी ऊतक को या जाइलम तथा फ्लोएम को ही संवहन ऊतक कहा जाता है। संवहन, वहन का मतलब किसी को ले जाना और संवहन का मतलब साथ में किसी को ले जाना। अब किसको साथ में ले जाना, आइए देखते हैं। जाइलम, ज शब्द याद रखना, जाइलम का ज, और ज से क्या बनता है, तो ज से बनता है जल। ज से क्या बनता है, जल बनता है। तो जाइलम जो होता है, जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है, जल का संवहन करता है। एक चीज़ और देख लो, जटिल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, तो जटिल स्थायी ऊतक जो होता है वो क्या होता है, तो वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे सरल स्थायी ऊतक था वो तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना था, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोनकाइमा, तीनों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं थी। जबकि जटिल स्थायी ऊतक जो है उसमें जैसे जाइलम है, जाइलम वाहिनिकाय, जाइलम वाहिकाय, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइलम, 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। काम क्या करता है, जल का संबंध करता है। अब जल का संबंध करता है और साथ में क्या होता है, अच्छा जल का संबंध कहाँ करेगा, ये कोई पादप है। ठीक है, अब जल किसको चाहिए, पादप के पूरे भागों को चाहिए। जल आता कहाँ से है, जल आता कहाँ से है, जल आता है पादप की जड़ों से। तो पादप की जड़ों से एक तो क्या आता है, जल आता है, और पादप की जड़ों से क्या आता है, तो खनिज लवण आता है। तो जल के साथ में खनिज लवण आता है। इसका मतलब ये क्या करता है, तो जल का संबंध तो करता ही करता है, साथ में और किसका संबंध करता है, खनिज लवण का संबंध करता है। तो प्रश्न आ जाए कि जल तथा खनिज लवण का संवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। अच्छा, जाइलम क्योंकि जटिल स्थायी ऊतक है, मतलब एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये कहाँ से कोशिका, जैसे पादप की जड़ों से इसने क्या ले लिया, जल ले लिया। ये जल तने में, विभिन्न शाखाओं में, पत्तियों में, खनिज लवण भी पूरे पादप में ले जाने का काम कौन करता है, तो वो काम करता है जाइलम करता है। अब जाइलम कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जाइलम में एक तो होती है जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं। तीसरा होता है जाइलम मृदुतक या जिसको जाइलम पेरेन्काइमा कहते हैं, और चौथा होता है जाइलम फाइबर। तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए तो इसको क्या कहते हैं, इसलिए तो इसको कहते हैं जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। और ये हो गया जाइलम। दूसरी बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो है, ज से ज याद रह जाएगा, जाइलम जल का परिवहन करता है। ये क्या करता है, ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है।
अब खाद्य पदार्थ कहाँ आ गए पेड़ पौधे में? तो पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बनाते हैं? खाद्य पदार्थ बनाते हैं। अब ये खाद्य पदार्थ कहाँ बनता है? जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है और जो खाद्य पदार्थ या जो भोजन बनता है पत्तियों में, वो आवश्यकता पत्तियों को तो होती नहीं, वो तो पूरे शरीर को होती है। तो ये जो पादप है हमारा, ये जो पादप है, तो यहाँ जो बन रहा है पत्तियों में जो भोजन बन रहा है, इसको पादप के विभिन्न भागों तक, जड़ों तक, तने तक, शाखाओं तक, फूलों तक, फलों तक, हर जगह तक ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो टू वे ट्रांसमिशन हो गया, टू वे रोड हो गया। जाइलम जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाता है। फ्लोएम जो पत्तियों में खाद्य पदार्थ बना है, इसको पादप के विभिन्न भाग तक ले जाता है। ये इसमें भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे चालनी नलिका, सहकोशिका, सिव ट्यूब, इसके बाद में कंपेनियन ट्यूब 2, इसके बाद में तीसरा होता है फ्लोएम मृदुतक या फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथे प्रकार की कोशिका होती है फ्लोएम फाइबर। तो ये कोशिकाओं के नाम जरूर याद रहें कि फ्लोएम किन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सीव्स ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम जो है पैरेन्काइमा। उसी प्रकार से जाइलम की, तो जाइलम वाहिका, वाहिनिका, मृदुतक और फाइबर से बना। ये दो तो सेम है, जाइलम मृदुतक, जाइलम फाइबर, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम फाइबर, बस ये 2 ही नाम याद करते हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये दोनों मिलकर संबंध ऊतक का। तो ये था हमारा पादप ऊतक, यानी पादप में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक विभज्योतक ऊतक, यानी कि जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभज्योतक ऊतक में अपन ने पढ़ा 3 प्रकार के ऊतक, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्वी विभज्योतक, और तीसरा प्रकार जो था वो था अंतर्विष्ट विभज्योतक। उसी के प्रकार से दूसरा प्रकार अपन ने दिखा था स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक फिर से 2 प्रकार की, जटिल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तथा जटिल स्थायी ऊतक जो होता है वो 2 या 1 से अधिक प्रकार के ऊतक से मिलकर बनता है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम में 4 प्रकार की कोशिका होती है, फ्लोएम में 4 प्रकार की कोशिका होती है। ये तो था पादप ऊतक। अब बात करते हैं जंतु ऊतक की। जंतु ऊतक, जंतु ऊतक जो होता है वो भी 4 प्रकार का पाया जाता है। पहला जो ऊतक होता है जिसको अपन बोलते हैं उपकला ऊतक, या उपकला ऊतक को ही एपिथेलियम टिश्यू भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाया जाता है? तो यह जहाँ भी दीवार बनाने की आवश्यकता होगी या त्वचा जो होती है वहाँ पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? एपिथेलियम ऊतक। जैसे कि हमारा मुंह है, मुंह के अंदर वाले भाग की जो दीवार बनी हुई है किससे बनी हुई होगी? एपिथेलियम टिश्यू की। ये हमारी अमाशय बनी हुई है, इस अमाशय की दीवार किससे बनी हुई होगी? एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी दीवारें बनी हुई हैं वो किससे बनी हुई है? एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई है। इस एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर ये अलग अलग प्रकार की होती है। घनाकार, जैसे घनाकार का मतलब ऐसा घन, इस प्रकार की जो कोशिका होती है घनाकार होती है। स्तंभाकार, स्तंभाकार इस प्रकार की जो कोशिका होती है वो स्तंभाकार, खंभोतक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की जो कोशिका होती है, जैसे ये अपनी प्लेट है, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की उपकला जो होती है उससे इसका निर्माण होता है। शरीर के विभिन्न अंगों की जो दीवारें होती है वो इस उपकला ऊतक से जो है वो बनी हुई होती है। दूसरा जो जंतु ऊतक है वो है संयोजी ऊतक। दूसरा जो है वो है संयोजी ऊतक। योजी का मतलब जोड़ना और स का मतलब साथ में, जो किसी को साथ में जोड़ने का काम करता है उस ऊतक को कहते हैं संयोजी ऊतक या कनेक्ट। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। मोस्ट रूप से 2 प्रकार के संयोजी ऊतक, कई प्रकार के होते हैं लेकिन 2 प्रकार तुम्हें विशेष रूप से याद रखने पड़ेंगे। एक तो होता है तरल संयोजी ऊतक और दूसरा होता है ठोस संयोजी ऊतक। ठोस संयोजी ऊतक, जो हमारा रक्त है
वही है तरल संयोजी ऊतक। कोई अगर पूछ ले कि रक्त क्या है, तो उसका एक लाइन में जवाब यह होगा, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा, ठोस संयोजी ऊतक क्या है? तो जो हमारी अस्थियां है, जो हमारी हड्डियां है या उपास्थियां है, वो किससे बनी होती है? ठोस संयोजी ऊतक से बनी होती है। जैसे अस्थियां जो होती है उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसकी कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और सबसे मजबूत जो भाग होता है शरीर में, उसमें से भी अस्थियां होती है, ठीक है। तो ये जो अस्थियां बनी हुई है वो ठोस संयोजी ऊतक से बनी हुई है। जो संपूर्ण रक्त का निर्माण हुआ है वो जो है तरल संयोजी ऊतक से हुआ है। रक्त के अंदर की फिर से बात करेंगे तो आरबीसी बनी हुई है, डब्ल्यूबीसी बनी हुई है, प्लेटलेट्स जो होती है, ये सारे भाग जो है वो तरल संयोजी ऊतक से बने हुए। इसके अलावा बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। अलग अलग प्रकार के शरीर में कनेक्शन का जो कार्य करते हैं वो ये संयोजी ऊतक जो होते हैं वो शरीर में करते हैं। तीसरे प्रकार का जो प्रमुख ऊतक है, जंतु ऊतक है, वो है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, पेशियाँ यानी हमारी जो मसल्स होती है, हमारा जो पेशियाँ क्या करती है? हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की गति होती है, जैसे मैंने ये हाथ ऊपर किया, नीचे किया, ये हमारी हड्डियों के कारण नहीं हुआ है। हड्डियों के ऊपर जो पेशियाँ पाई जाती हैं, उन पेशियों में संकुचन होता है, और संकुचन और गति के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो गतियाँ होती है वो संपन्न होती है। तो उस सब के लिए जिम्मेदार जो होती है वो पेशीय ऊतक होता है। पेशीय ऊतक 3 प्रकार का होता है। एक तो होती है रेखित पेशी, दूसरी होती है अरेखित पेशी, और तीसरी होती है हृदय पेशी। हृदय पेशी, रेखित पेशी का मतलब है ये पेशी जो बनी हुई है तो इसके ऊपर इस प्रकार से रेखाएं जो होती है वो पाई जाती है। रेखित पेशी जो होती है शरीर की ऐच्छिक कार्यों को संपन्न करती है। ऐच्छिक कार्य यानी वे कार्य जो हमारी इच्छा से संपन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक कार्य। कौन करता है? रेखित पेशी करती है। अब ऐच्छिक कार्यों जैसे हाथ पैर की गति, इस गति के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इस गति के लिए कौन जिम्मेदार होगा? रेखित पेशियां जिम्मेदार होगी। क्यों? क्योंकि हाथ पैरों की गति जो है हमारी इच्छा से होती है। यानी शरीर में जितनी भी चीज़ें हमारी इच्छा से होती है और वहाँ पर अगर कोई पेशियों का योगदान है तो निश्चित तौर पर वहाँ कौन सी पेशी होगी? रेखित पेशी होगी। रेखित पेशी को ही ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐच्छिक कार्यों को संपन्न करती है। दूसरी बात करते हैं अरेखित। इसके ऊपर किसी भी प्रकार के जो स्पेक्ट्रम जो होता है वो बना हुआ नहीं होता है या किसी भी प्रकार की लाइनिंग नहीं पाई जाती है। अ से याद रखना, अरेखित से याद रखना, ये अनैच्छिक कार्य करती है। जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वहाँ पर जो पेशियां पाई जाती हैं वो अनैच्छिक जो पेशी होती है, अरेखित पेशी होती है, उससे बनी होती है। जैसे हृदय की धड़कन, अपने आहार नाल के अंदर जो पेशी होती है, जो मूत्राशय की दीवार के अंदर जो मूत्राशय में पेशी होती है, ऐसे कार्य जो हम स्वयं नहीं करते हैं उन अंगों में जो पेशियां पाई जाती हैं उसे अरेखित पेशी कहते हैं। जैसे आ गया कि मूत्राशय के अंदर कौन सी पेशी पाई जाती है? तो मूत्राशय के अंदर अरेखित पेशी पाई जाती है, ठीक है। इसके पश्चात आती है हृदय पेशी। हृदय पेशी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या बनता है? तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट की जो दीवार है वो दीवार इस पेशी से जो है वो बनी हुई होती है। हृदय पेशी जो होती है सर्वाधिक कार्यशील पेशी होती है। यानी व्यक्ति के जन्म से पहले ही हमारा हृदय धड़कना प्रारंभ कर देता है, तो जन्म से पहले कार्य करना शुरू करती है और मृत्यु के पश्चात, पहले मृत्यु हो जाती है इसके बाद हृदय की धड़कन बंद होती है। तो जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के पश्चात तक लगातार कार्यशील रहती है वो पेशी कौन सी है? वो हृदय पेशी है। और हृदय पेशी भी एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी ही है। तो ये तीसरे प्रकार की जो जंतु ऊतक हो गया वो हो गया पेशी ऊतक हो गया। और चौथे प्रकार का जो ऊतक है वो है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक क्या करता है? तो तंत्रिका ऊतक शरीर में नियंत्रण व समन्वय का काम करता है।
पूरे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती या शरीर के द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती, सब पर कंट्रोल किसका होता है? तंत्रिका ऊतक का होता है। सभी अंगों के मध्य कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? तंत्रिका ऊतक करता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस ऊतक का मुख्य कार्य होता है। तंत्रिका ऊतक किससे बना होता है? तो तंत्रिका ऊतक बना होता है तंत्रिका कोशिका से। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका से, जिसको अपन क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के बारे में एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी सेल कौन सी है? तो याद रखना, तंत्रिका कोशिका जो है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कभी कभी इसकी लंबाई 1 मीटर तक भी हो सकती है। 2-3 क्वेश्चन और बता दूं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा 6 इंच का होता है, विदाउट शेल 3 इंच का होता है, तो वो सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। तथा सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आप बताइए। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO प्लूरोन्यूमेटिक लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो सबसे छोटी कोशिका होती है। अच्छा, तंत्रिका कोशिका की एक विशेषता जो याद रखनी है, इसमें वृद्धि की क्षमता तो पाई जाती है, वृद्धि की क्षमता तो पाई जाती है, परंतु विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। यानी कि जब पैदा हुए थे तब तंत्रिका कोशिका छोटी थी, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तंत्रिका कोशिका बड़ी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। तो तंत्रिका कोशिका में वृद्धि तो होती है, परंतु तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होते हैं। मतलब एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं करेगी। और जब नई कोशिकाएं नहीं बनती है, अगर किसी कारण से तंत्रिका कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई, तो फिर नई तंत्रिका कोशिका का निर्माण नहीं होगा। इसलिए भगवान ने जब तंत्रिका तंत्र बनाया, तो जो हमारा मस्तिष्क है उसको खोपड़ी के अंदर बंद किया, हमारी जो मेरुरज्जु है उसको रीढ़ की हड्डी के अंदर बंद किया। बहुत ध्यान रखा गया इसका, क्योंकि इसमें विभाजन की क्षमता जो है वो नहीं पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका कैसी दिखती है? तो तंत्रिका कोशिका, आप लोगों ने कई बार ये चित्र देखा होगा। इस प्रकार का एक चित्र देखा होगा। ये जो है वो तंत्रिका कोशिका है, और इसी कारण से तंत्रिका कोशिका का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये सबसे लंबी कोशिका है। ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डेंड्रॉन। और जो भी आवेग आता है तंत्रिका कोशिका में, वो डेंड्रॉन के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। ये डेंड्रॉन किसी भी प्रकार के आवेग को ग्रहण करते हैं। ये तंत्रिका कोशिका का केंद्रक है। इसके चारों तरफ इसके कोशिका द्रव्य में कुछ कण पाए जाते हैं। इन कणों को निजल्स कण कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका का साइटोन वाला भाग है। ये है माइलिन आच्छद, माइलिन शीट बोलते हैं। रेनवियर के नोड है, रेनवियर के नोड हैं। साथ में इनको कहा जाता है, ये है सिनेप्टिक बटन। जब भी कोई संवेदना, कोई आवेग आएगा, तो इन डेंड्रॉन के द्वारा यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से इसकी दिशा ये होगी, और यहाँ से सिनेप्टिक बटन के द्वारा आगे बढ़ेगा। अगली तंत्रिका कोशिका फिर से यहाँ होगी। आगे का संदेश जो है वो इन डेंड्रॉन के द्वारा इस तंत्रिका कोशिका में जाएगा। 2 तंत्रिका कोशिका कभी भी एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं रहती, वो दूर दूर रहती है। एक का एक्सॉन वाला भाग, एक का डेंड्रॉन वाला भाग, और दूसरे का जो सिनेप्टिक बटन होते हैं वो पास पास में होते हैं। दोनों के मध्य रासायनिक आवेग के रूप में जो है सूचना का संचरण होता है, जिसको सिनेप्स कहा जाता है। इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, सिनेप्स क्या होता है। तो 2 जुड़ी हुई नहीं रहती, लेकिन रासायनिक रूप से आवेग जो आगे बढ़ता है उसको सिनेप्स कहते हैं। तो ये जो हमारे जंतुओं का चौथे प्रकार का ऊतक था, वो था तंत्रिका ऊतक। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इस टॉपिक को मैंने जल्दी करवा दिया है, थोड़ा क्रैश कोर्स के टाइप में करवा लिया है। ये था तंत्रिका ऊतक, ठीक है। इसके पश्चात में इसी यूनिट का एक और भाग है नियंत्रण तथा समन्वय, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें लेके आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा वीडियो देखा, और कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।